आज हमारा जो है लॉ पेपर पीरा एसडीओ के हवाले से लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम बेसिकली बात कर रहे हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 के बारे में। और इस सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो अगर आपने इससे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा, जिसमें हम इस कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड के 2 चैप्टर्स जो है वो आपको क्लियर करवा चुके हैं, तो आप पहले जाकर उनको देखें। वहां से आप कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और पहले 29 सेक्शंस जो हैं उनको समझें। फिर 13 यानी कि 30वां सेक्शन जो है उसकी तरफ आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेक्शन नंबर 30 है ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट के बारे में है। यानी कि चैप्टर हमारा 3 जो है ये प्रोविजन रिलेटिंग टू द प्रोप्राइटर जो है इसको एक्सप्लेन करता है। इसलिए जो सेक्शन 3 होगा वो इक्वेशन ऑफ प्रोप्राइटरी राइट के बारे में होगा, यानी मलकियत का हक हासिल करना। इफ टेनेंट बिकम एन ऑनर ऑफ द लैंड, अगर टेनेंट जो है वो लैंड का ऑनर है, अगर टेनेंट जमीन का मालिक बन जाए तो भी जमीन पर शेड्यूल 2 की कंडीशन जो है वो लागू रहेगी। तो तब भी उस पर शेड्यूल 2 की कंडीशन लागू रहेगी। शेड्यूल 2 क्या है हम जाकर आखिर में आपको बताएंगे। ऑनर स्टिल गवर्न्ड बाय अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मालिक अब भी एक्ट की बाकी प्रोविजंस का क्या होगा, पाबंद होगा मालिक बनने के बावजूद भी। ऑनरशिप डज नॉट फ्री द टेनेंट फ्रॉम द एक्शन कंडीशंस, ऑनरशिप जो है वो कभी भी यानी मालिक बनने के बाद भी एक्ट की कंडीशंस को खत्म नहीं करती। दूसरा बेटा, इफ ऑनरशिप इज एक्वायर्ड बाय फ्रॉड, फॉल्स इन्फो और इनएलिजिबिलिटी, अगर फ्रॉड की शक्ल में, झूठी मालूमात की शक्ल में या इनएलिजिबिलिटी से जो है ऑनरशिप ली गई हो, तो फिर क्या करना चाहिए, रिज्यूम टेक बैक। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो लैंड को वापस ले सकता है, रिड्यूस लैंड एरिया, लैंड एरिया को कम कर सकता है, पास एन अदर सूटेबल ऑर्डर, तो उसको किसी और भी ऑर्डर का जो है वो मुकम्मल अख्तियार है। यानी कि अगर बेटा फ्रॉड, झूठी मालूमात या इनएलिजिबिलिटी से ऑनरशिप ली गई हो तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अख्तियार है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है जमीन वापस ले सकता है, रिज्यूम कर सकता है, जमीन का एरिया कम करके दे सकता है और इसके अलावा कोई और मुनासिब हुक्म जो है वो जारी कर सकता है। लेकिन टेनेंट को अपनी वजाहत करने का जो है वो मुकम्मल हक दिया जाएगा। पर्सन मस्ट बी गिवन कंप्लीट चांस टू एक्सप्लेन फर्स्ट। लेकिन यूं नहीं है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऐसा समझा तो वो फौरन इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, नहीं, बल्कि पर्सन को खुद जो है वो पहले अपने आप को साबित करने का मुकम्मल चांस दिया जाएगा। अगर मैं सेक्शन 30 को इजी अल्फाज में बताना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा कि अगर ऑनरशिप सही तरीके से मिली है तो भी एक्ट की कंडीशंस खत्म नहीं होती। अगर फ्रॉड से मिली है तो हुकूमत के पास अख्तियार है कि वो इसको क्या कर सकती है, वापस ले सकती है। इसके बाद है बेटा चैप्टर नंबर 3 अपना सेक्शन 30A, proprietary rights of female tenants. If a female tenant acquire ownership, she has the same transfer and succession right as a male owner. If she inherited from male tenant some rights as his heir, if land was first allotted to her on male tenant death, she gets same rights. On her death, her heirs inherit like she was a male owner. फीमेल ऑनर सेम राइट्स एज मेल ऑनर। यानी इसमें कह क्या रहा है बेटा, इसमें यह कह रहा है कि अगर किसी फीमेल टेनेंट को जमीन की ऑनरशिप मिल जाए तो इसके पास ट्रांसफर यानी बेचने, गिफ्ट करने और सक्सेशन यानी विरासत के वही राइट्स होंगे जो एक मेल ऑनर के पास होते हैं। मतलब यहां मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ट्रांसफर करने के, बेचने के, गिफ्ट करने के, विरासत की शक्ल में डिवाइड करने के वही राइट्स होंगे। अगर उसने जमीन किसी मेल टेनेंट से इनहेरिट की है, यानी उसके बाप की जमीन थी या उसके शोहर की थी
उस खातून को मिली है तो उसके जो हायर हैं की तरह जो है वो राइट्स रखती है जिस तरह बाकी लोग रखते हैं। अगर जमीन पहली बार उसको मेल टेनेंट की डेथ के बाद अलॉट की गई तो वो भी मुकम्मल जो है राइट्स की क्या होंगी, मालिक होंगी। इसकी डेथ के बाद इसके जो औलादे हैं, इसके जो बच्चे हैं, इसका जो शिजरा है, उन वो क्या करेंगे, उनमें डिवाइड होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मेल ऑनर में जो है वो डिवाइड होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल ऑनर जो है इसके राइट्स मेल ऑनर के बराबर है। इफ लैंड एक्वायर अदर मीन्स सक्सेशन लॉ remains unchanged, special rules apply only when the tenancy rights covered into ownership. Such land also included exchange of land received in place of original land. Substituted land also count as an ownership land. यानी बेटा अगर औरत को जमीन किसी और तरीके मसलन खरीदो फिरोख्त या गिफ्ट से मिली हो तो उस पर आम सेक्शन लॉ जो है वो क्या होगा, लागू होगा। स्पेशल रूल जो हैं सिर्फ तब अप्लाई होंगे जब टेनेंसी या ऑनरशिप में उसको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, तब ये अप्लाई होंगे। सच लैंड में वो जमीन भी शामिल होगी जो एक्सचेंज के जरिए से ओरिजिनल जमीन के बदले में मिली हो, और इसके अलावा सब्स्टिट्यूट जमीन भी ऑनरशिप लैंड में क्या होगी, शुमार होगी। अच्छा बेटा, जो सेक्शन 31 है ये मेर्स, कैमल्स और देयर प्रोजनी से मुतालिक है, यानी कि इसमें जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उससे मुतालिक जो है ये बेसिकली सेक्शन है। मेर्स कैमल्स आर यंग बिलो 18 month kept under prescribed rules are protected. They cannot be attached or sold by any court decree. Certain animals are exempt from the court attachment. यानी वो ये कह रहा है कि जो मेर्स हैं यानी मादा घोड़ियां, कैमल्स हैं ऊंट, या उनके बच्चे जिनकी एज 18 महीने से कम है तो प्रेस्क्राइब्ड रूल के मुताबिक रखे गए होंगे, यानी कि वो किसी कोर्ट डिग्री के तहत जो है अटैच या सेल नहीं किए जा सकते। सर्टेन एनिमल्स जो हैं ये वाले एनिमल कोर्ट की अटैचमेंट से क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे, यानी अदालत इनको जब्त नहीं कर सकती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर कोई बंदा डिफाल्टर हो जाए, जमीन का रेवेन्यू ना दे, तो फिर वो कौन कौन सी चीजें जो हैं कोर्ट उनसे ले सकती है और कौन सी चीजें जो हैं वो एग्जेम्प्ट कर सकती है, उनको उनकी परमिशन के बगैर बेच नहीं सकती। तो उनमें इनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया गया है। इसके बाद बेटा जो सेक्शन 32 है, पावर ऑफ री एंट्री इन केस ऑफ ट्रेसपास। तो ट्रेसपास का जो केस है यानी कि गैर कानूनी कब्जा जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है। इफ समवन ऑक्युपाई इलीगली विदाउट राइट or title, collector can forcibly re-enter and take possession. तो कलेक्टर क्या कर सकता है, वो जबरदस्ती जो है वो एक्शन लेकर उसकी क्रॉप्स हैं, ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, सीज्ड विदाउट कंपनसेशन। ट्रेसपासर लूज क्रॉप्स, ट्रीज एंड स्ट्रक्चर्स विद नो क्लेम। यानी अगर कोई शख्स जमीन पर इलीगल ऑक्युपेशन बगैर टाइटल या राइट के कब्जा कर ले तो कलेक्टर के पास अख्तियार है कि वो फोर्सएबली जो है री इंटर करे। कलेक्टर जमीन वापस ले सकता है और वहां आगे उगे हुए जो बेसिकली मुख्तलिफ तरह के ट्रीज होंगे, क्रॉप्स होंगी, बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है ना, उनको बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी कंपनसेशन के जब्त कर सकता है। यानी कि अगर कोई बंदा कब्जे से जमीन पर कोई भी चीज बनाएगा बिना परमिशन के तो उनकी वो चीज भी जब्त कर ली जाएगी और उसका उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 33 जो है ये बेटा पेनल्टीज से मुतालिक है। इफ पर्सन विदाउट रेवेन्यू ऑफिसर्स परमिशन कल्टीवेट गवर्नमेंट कम्युनिटी लैंड, बिल्ड कल्चर स्ट्रक्चर्स, कट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, इनकरेज ऑन लैंड, मेक एक्सक्यूसिव या वाटर चैनल्स, तो क्या होगा,
तो पनिशमेंट फाइन अप टू 2 लाख और इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ आर बोथ। यानी कि ये समझने वाली बात है, अगर कोई शख्स बगैर रेवेन्यू ऑफिसर की परमिशन के गवर्नमेंट या कम्युनिटी लैंड को क्या करता है, कल्टीवेट करता है, कोई स्ट्रक्चर इमारत तामीर करता है, दरख्त काटता है या डिस्ट्रॉय करता है, या जमीन पर इनकरेजमेंट यानी गैर कानूनी कब्जा करेगा, तो कोई भी एक्सकेवेशन जो है या वाटर चैनल जो है वो बनाएगा तो उसे सजा मिलेगी। अब सजा ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2 लाख रुपए तक की हो सकती है। इसके अलावा जो है 6 माह की कैद भी हो सकती है, या फिर दोनों सजाएं जो हैं वो पॉसिबल है। हाँ, एक्सेप्शन है, कटिंग ट्रीज ऑन विलेज रोड वाटर कोर्स इज नॉट एन ऑफेंस। अगर कोई अपनी ही गांव की विलेज रोड या वाटर कोर्स पर दरख्त काटे तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा, ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी लैंड लीड टू हैवी पेनल्टी। लेकिन अगर हुकूमत को, गवर्नमेंट को बिना बताए जो है कम्युनिटी लैंड का अनऑथराइज्ड इस्तेमाल करेगा तो फिर उसकी क्या मिलेगी, इसको पेनल्टी मिलेगी, यानी कि सजा मिलेगी। इसके बाद बेटा जो सेक्शन 34 है ये एडिशनल पावर ऑफ कलेक्टर के बारे में है कि कलेक्टर के पास मजीद इन्फोर्समेंट पावर्स भी है। Collector can confiscate illegally grown crops, recover value of destroyed trees, demolish illegal structure or fill excavations, recover cost from the offender. Collector have wide enforcement power, यानी कि कॉन्फिस्केट कर सकता है, इलीगली ग्रोन क्रॉप्स को खत्म कर सकता है जो कलेक्टर है। डिस्ट्रॉयड ट्रीज अगर कोई बंदा जो है वो ट्रीज को डिस्ट्रॉय करता है तो उसकी वैल्यू को क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। अगर कोई इलीगल स्ट्रक्चर्स जो है वो डिमोलिश करता है तो इसके पास अख्तियार है कि उन इलीगल स्ट्रक्चर्स को जो है वो क्या कर सकता है, तुड़वा भी सकता है और उन तमाम एक्शंस के कॉस्ट ऑफेंडर से रिकवरी भी करवा सकता है। यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि कलेक्टर के पास वाइड पावर्स हैं इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए, वो बेसिकली सेक्शन नंबर 34 बताता है। सेक्शन नंबर 35 लीवी ऑफ सिस विलेज एक्सपेंस। कलेक्टर में इम्पोज सिस लॉक टैक्स फॉर कॉमन विलेज एक्सपेंस नीड मेजॉरिटी ऑफ एग्रीमेंट ऑफ टेनेंट्स ऑनर। सिस इज रिकवरेबल एज arrears of the land revenue. Village can raise fund for collective needs i.e. SIS। यानी बेटा कलेक्टर जो आमतौर पर गांव के कॉमन एक्सपेंसेस हैं, इज्तमाई अखराजात के लिए एक सिस यानी लोकल टैक्स भी लगा सकता है। शर्त यह है कि टेनेंट या ऑनर की मेजॉरिटी उस पर क्या हो, एग्री हो। शर्त यह है कि टेनेंट की या ऑनर्स की मेजॉरिटी उस पर एग्री हो। ये सिस रेयर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो है की तरह ही क्या किए जाएंगे, रिकवर किए जाएंगे। सिंपली मैं यूं कहूं कि गांव अपने कलेक्टिव डीड्स, मसलन सड़क है, पानी है, आम अखराजात के लिए सिस के जरिए से फंड रेज कर सकती है। ये इस सेक्शन के अंदर बताया गया। सेक्शन नंबर 36 जो है ये बेसिकली बेटा एक्सप्लेन करता है जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्ड। दीवानी अदालत का अख्तियार खत्म, यानी कि दीवानी अदालतों को जो है वो अख्तियारात जो है वो क्या कर दिए गए, डिस्क्रिमिनेट कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। सिविल कोड कैन नॉट इंटरफेयर इन मैटर अंडर अथॉरिटी ऑफ कलेक्टर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नो स्पेशल जुरिस्डिक्शन, नो सिविल कोर्ट इंटरवेंशन। यानी कि सिविल कोर्ट किसी भी ऐसे मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती जो कलेक्टर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अख्तियार में आता। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पेशल ज्यूरिडिकेशन जो है सिर्फ रेवेन्यू अथॉरिटीज को अख्तियार है, सिविल कोर्ट को जो है वो नहीं है। यानी बताने का मकसद ये बेटा कि जो सिविल कोर्ट है वो उनमें भी इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, कलेक्टर के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो फैसले हैं इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। नो इलीगल एक्शन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट
for act done in good faith under this act, protect officer from liability if they act honestly under the law। बहुत अहम है, अफसरान का कानूनी तहफ़्फ़ुज़। कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता अगर उसने कोई काम इन गुड फेथ यानी नेक नियति और कानून के मुताबिक किया हो। ऑफिसर्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई है सेक्शन 37 के अंदर, और वो इंपॉर्टेंट है कि बताएं किस कानून में ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन दी गई है, तो आप बताएंगे सेक्शन 37 के अंदर, ताकि वो कानून इंप्लीमेंट करने में क्या है, कानून इंप्लीमेंट करने में आजाद है। इसके बाद बेटा सेक्शन 38 जो है ये बेसिकली लीगलाइजेशन ऑफ प्रीवियस ऑर्डर है, यानी कि पुराने अहकामात को कानूनी हैसियत देना। एनी ऑर्डर पास्ड बिफोर दिस एक्ट, इस एक्ट से पहले अगर कोई ऑर्डर पास किया गया हो, मिसाल के तौर पर वो गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पास किया हो, या कॉलोनाइजेशन ऑफिसर ने पास किया हो, या असिस्टेंट कलेक्टर और रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या किया हो, पास किया हो, तो ऐसे ही उसको क्या माना जाएगा, शैल बी कंसीडर्ड वैलिड एज इफ पास अंडर दिस एक्ट। तो ऐसे ही वैलिड माना जाएगा जैसे इस एक्ट के तहत क्या दिया गया हो, पास किया गया। यानी कि ऑनरशिप या ऑक्यूपेंसी राइट्स जो हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे अगर राइट्स वर ग्रांटेड बिफोर एंट्री इन द रजिस्टर्ड, टेनेंट डिड नॉट साइन प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर, conditions were attached instead of being entered in the registered, past irregularities in the procedure not invalidate ownership occupancy। यानी बेटा बताने का मकसद ये है कि राइट्स की एंट्री से पहले ग्रांट कर दिए गए जो ऑनरशिप या ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे। टेनेंट ने प्रिस्क्राइब रजिस्टर पर अगर साइन नहीं किया तो वो इनवैलिड नहीं होंगे। अगर कंडीशंस अटैच थी मगर रजिस्टर्ड में इंटर नहीं की गई तो तब भी वो वैलिड नहीं होंगे। सिंपल ये है कि पास इरेगुलरिटीज, छोटी जो प्रोसीजरल गलतियां हैं, ऑनरशिप या टेनेंसी राइट्स को जो है वो इफेक्ट नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है बेटे। अब इसमें बेसिकली दो शेड्यूल्स भी हैं, एक शेड्यूल 1 जिसको हमने सेक्शन 8 के अंदर डिस्प्ले किया है, एक्सप्लेन किया है, और दूसरा जो है वो शेड्यूल 2। मैं थोड़ा सा इनको जरा बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले शेड्यूल 1 को, ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के सेक्शन 136 में तरमीम करता है। शेड्यूल 1 में ये बताया गया है कि कौन सी जमीन जो है वो शामिल होगी, यानी वो जमीन जो किसी गांव में हो और उसका साइट हुकूमत की मलकियत हो तो वो जमीन इसमें शामिल होगी। वो जमीन जो कॉलोनी कहलाएगी, जैसा कि कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912 में डिफाइन किया गया है कॉलोनी को, तो वो जमीन भी इसमें क्या की जाएगी, शामिल की जाएगी। सिंपली मैं ये कहना चाहता हूं कि इस शेड्यूल में या शेड्यूल 1 के जरिए हुकूमत के अख्तियारात को क्या किया गया है, हुकूमत के अख्तियारात को जो है वो एक्सटेंड किया गया। जबकि शेड्यूल 2 जो है वो कंडीशंस फॉर प्रोप्रेटरी राइट्स के बारे में है, और इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमें सेक्शन 30 के अंदर मिलती है। यानी कुदरती वसाइल पर हक हुकूमत का होगा। हुकूमत जो है वो रिटेन करेगी किनको, राइट्स ओवर को, जितने भी उनमें से एक्सट्रैक्ट होंगे। ग्राउंड वाटर एंड चैनल्स वगैरह हैं, मिनरल्स हैं जैसे कि कोल है, गोल्ड है, ऑयल है वगैरह, तो इन पर भी किसका हक होगा, हुकूमत का होगा। रोड वगैरह जो हैं, डैम्स वगैरह जो हैं, इन पर भी मैक्सिमम हक हुकूमत का होगा। सिंपली मैं अगर ये बताऊं कि ये शेड्यूल 2 जो है ये मालिक को जमीन मिलने के बावजूद मालिक इन जमीनों पर जो बेसिकली रिसोर्सेज हैं उन पर हक नहीं रख सकता। रिसोर्सेज पर हक जो है वो हुकूमत का होगा। पावर ऑफ गवर्नमेंट टू सर्च फॉर मिनरल, हुकूमत या किसी सर्वेंट के पास किसी भी वक्त ये अख्तियार होगा कि वो जमीन में दाखिल हो और जमीन में सर्च कर सके
किसको, माइन को डिग कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके मिनरल्स को, कोल को और ऑयल को। यानी माइनिंग से मुतालिक तमाम राइट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती है हुकूमत। बताने का मकसद ये है कि सरफेस मालिक की है, लेकिन अंडरग्राउंड राइट्स जो हैं वो किसके पास होंगे, वो हुकूमत के पास होंगे। कंपनसेशन फॉर डैमेज, अगर हुकूमत की एंट्री से जमीन या प्रॉपर्टी को नुकसान हो तो कंपनसेशन जो है वो गारंटी को क्या होगी, मिलेगी। यानी कि ये गारंटी मिलेगी कि उसको कंपनसेट किया जाएगा अगर हुकूमत के इस इकदाम की वजह से जमीन को क्या होता है, नुकसान होता है। और कलेक्टर जो है वो कंपनसेशन क्या करेगा, फिक्स करेगा। एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू जो है, ईडीओ रेवेन्यू अपील के लिए जो है अपीलें सुन सकता है अगर किसी किसान के साथ जो है उसका हक उसको अदा नहीं किया गया। नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन फैसला जो है वो कौन करेगी, रेवेन्यू अथॉरिटी करेगी। इसके अलावा बेटा इसी शेड्यूल 2 के पार्ट 4 के अंदर जो है वो बेसिकली बाउंड्रीज के बारे में बताया गया है कि कलेक्टर का हर कीमत पर ऑर्डर जो है वो क्या करना होगा, मानने होंगे कि जमीन की बाउंड्रीज कहां तक है, जमीन की हदबंदी करवाना लाजमी होगा। और बाउंड्री जो है वो मार्क करवाने के लिए बेसिकली किसका सहारा लिया जाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कलेक्टर का सहारा लिया जाएगा। यानी सिंपली ये कहूं कि जमीन की प्रॉपर मार्किंग लाजमी है ताकि फ्यूचर जो है वो डिस्प्यूट्स ना हो, नेक्स्ट जो है वो झगड़े ना हो। इसके अलावा आर्बिट्रेशन जो है सालसी के जरिए से फैसला, अगर डिस्प्यूट हो जाए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गारंटी तो मैटर आर्बिट्रेशन से डिसाइड होगा। अगर किसान के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, टेनेंट के दरमियान कोई झगड़ा हो जाता है, किसी बात पर उलझ जाते हैं, तो ये नहीं कि हुकूमत फैसला करेगी, बल्कि फैसला जो है एक सालिस करेगा जिसको हम आर्बिट्रेरियन कहते हैं। और याद रखिएगा सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन जो है वो खत्म कर दिया गया है और स्पेशल मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो दिया गया है ताकि मसाइल का फौरन हल अमल में लाया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड पंजाब एक्ट 1912 के जितने भी सेक्शंस और शेड्यूल थे हमने उनको ब्रीफली डिस्कस किया है और बड़े डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बड़ा खास होने वाला है क्योंकि उस लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड से मुतालिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन, कि किस तरह से सवाल जो है वो आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे और उनका आंसर जो है वो हम कैसे दे सकेंगे, तो उसको एक्सप्लेन जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा लॉ एंड जॉब्स एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नए नोटिफिकेशन से आगाही मुमकिन हो सके। इसमें बेसिकली सिंपल और इजी लैंग्वेज के अंदर जो है एलएलबी, पीपीएससी और एनटीएस 1 पेपर एमसीक्यूज की मुकम्मल जो है वो प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सिंपल, क्लियर और एग्जाम फोकस लेक्चर जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस ताकि आप कोई भी हमारा लेक्चर जो है वो आपको मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें मुझे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।